अभी तक आपने सुना, ना चाहते हुए भी परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि बड़ों की इज्जत के लिए अनमोल और इशिता शादी के बंधन में बंध जाते हैं। यह गठबंधन क्या परिणाम लाएगा? रजत को अपने मन में बसा चुकी इशिता क्या कभी अनमोल को अपना पति स्वीकार कर पाएगी? क्या परिणति होगी इस मजबूरी के रिश्ते की? जिस दिन का इशिता को बेसब्री से इंतजार था, वह उसके जीवन का काला अध्याय साबित होगा। यह उसे भी कहाँ पता था। रजत की यादों को दिल में छुपाए, मांग में अनमोल के नाम का सिंदूर लगाए, इशिता अपने ससुराल पहुंच गई। जब बारात निकली थी तो चारों तरफ हर्ष और उल्लास था, पर ऐसे लौटी है जैसे कहीं मैयत से वापस आए हो। सारा माहौल गमगीन और उदासीन है। जमींदार सब आते ही पत्नी पर बरस पड़े। आज तुम्हारे कुलदीपक ने मेरी इज्जत लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे अगर नालायक को शादी नहीं करनी थी तो पहले बता देता। इस तरह भरी पंचायत में मेरी पगड़ी उछालने की क्या जरूरत थी? बरसों से कमाई हुई इज्जत 2 पल में मिट्टी में मिलाकर रख दी। वह तो मुझे समय पर बुद्धि आ गई और जैसे तैसे हम वहाँ से अपनी इज्जत और जान बचाकर निकले हैं, नहीं तो आज तो बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाता। सुलक्षणा देवी ने पूछा, आपने क्या किया? उन्होंने कहा, मैंने सीता की शादी अनमोल से करवा दी है। क्या अनमोल? यह सुनकर उनके मुंह से चीख निकल गई। मेरी बहू को आपने उस नौकर के बल्ले बांध दिया। जमींदार साहब गरजे, हाँ वह तुम्हारी बहू है, क्योंकि तुम्हारे दूसरे बेटे अनमोल की उसके साथ शादी हुई है। और खबरदार जो आगे से फिर कभी उसे नौकर कहा। अब मेरा केवल एक ही बेटा है, अनमोल। रजत को मैं अपनी जिंदगी और जायदाद दोनों से बेदखल कर रहा हूँ। सुलक्षणा जी बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर मौके की नजाकत को समझते हुए चुप रह गई। उन्होंने मन ही मन फैसला किया, जब तक रजत वापस नहीं आ जाता तब तक मैं अनमोल को इशिता की परछाई भी छूने नहीं दूंगी। पर सबसे पहले तो मुझे यह पता लगाना होगा कि रजत आखिर इस तरह से कहाँ और क्यों गायब हो गया। बेटे के बारे में सोच सोचकर उनका मन बहुत बेचैन था। मन में तरह तरह के उल्टे सीधे विचार आ रहे थे, पर इस समय उन्हें खुद को संभालना था और इशिता को जाकर सहारा देना था। उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। उस अनमोल के साथ वह अपनी बहू इशिता का नाम भी नहीं सुन सकती थी। इससे पहले कि यह शादी अस्तित्व में आए, उन्हें इसका अस्तित्व ही मिटाना था। उन्होंने इशिता को रजत के कमरे में भेज दिया। यह सजा हुआ कमरा इशिता को रजत की याद दिला रहा था। यहाँ की छोटी से छोटी सजावट भी रजत ने उससे पूछकर की थी। यह वही सपने हैं जो उन दोनों के साथ मिलकर देखे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रजत उसे इस तरह धोखा देकर भाग सकता है। जरूर उसके साथ कुछ अनहोनी हुई है। बार बार उसका दिल कह रहा था और वह बस रोए जा रही थी। यह फूलों से सजा हुआ कमरा उसे कांटों की तरह चुभ रहा था। उसके लिए यहाँ पल भर भी गुजारना मुश्किल था। वह रोते हुए कमरे से बाहर निकली तो दरवाजे पर सुलक्षणा जी मिल गई और दोनों एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगी। उन्होंने इशिता को धीरज बंधाते हुए कहा, चिंता मत करो बेटी, जब तक रजत नहीं आ जाता तब तक तुम मेरे पास उसकी अमानत हो। मुझे यकीन है वह जल्दी ही तुम्हारे पास लौट आएगा। रोते हुए इशिता की हिचकियां बंध गई और वह बोली, माँ रजत ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सुलक्षणा देवी बोली, बिटिया इस समय तो मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि रजत तुमसे बहुत प्यार करता है। वह जल्दी ही तुम्हारे पास लौट आएगा। सच्चाई क्या है जल्दी ही सबके सामने आ जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं चुपचाप नहीं बैठने वाली। रजत को ढूंढने में जमीन आसमान एक कर दूंगी। चाहे वह पाताल में ही क्यों ना चला गया हो, उसे लाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगी। पर तब तक के लिए तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुम इस तरह से हिम्मत हार जाओगी तो मेरा क्या होगा? अब इस मुश्किल घड़ी में हम सास बहू को एक दूसरे की हिम्मत बनना होगा। तुम समझ रही हो ना इशिता मैं क्या कह रही हूँ? उन्होंने मजबूरी के साथ इशिता के हाथ अपने हाथों में ले लिए। इशिता बोली,
पर माँ यह शादी, सुलक्षणा देवी बोली, यह शादी नहीं, सिर्फ एक नाटक था, लोगों का मन रखने के लिए और दोनों परिवारों की इज्जत बचाने के लिए। उस समय जो उचित लगा तुम्हारे ससुर जी ने किया, पर इस शादी को मानने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे ये शादी हुई है ऐसे ही तुम्हारा तलाक भी हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारी शादी रजत से ही होगी। पर तब तक के लिए तुम्हें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। यह घर तुम्हारा है और तुम इस घर में रजत की अमानत हो। तुम्हें किसी तरह की असुविधा नहीं होगी, मेरा तुमसे वादा है। पर इस समय सबसे बड़ा काम है रजत को ढूंढने का। ना जाने मेरा बेटा कहाँ और किस हाल में होगा। उनकी आंखें फिर से बहने लगी। इशिता और सुलक्षणा देवी दोनों के ही माथे पर चिंता की लकीरें थी। उन्होंने आगे कहा, जरूर किसी ने मौका देखकर अपनी दुश्मनी निकाली है। इशिता बोली, क्या उनका कोई दुश्मन भी था? सुलक्षणा देवी बोली, हाँ, सबसे बड़ा दुश्मन तो घर में ही है। इशिता हैरान होते हुए बोली, घर में? ऐसा इस घर में कौन है? सुलक्षणा देवी बोली, और कौन होगा, वह जिससे तुम्हारी शादी हुई है, अनमोल। इशिता बोली, वह तो रजत का भाई है, भाई होकर भी भाई से दुश्मनी कैसी? सुलक्षणा देवी अनमोल के बारे में इशिता को बता रही थी कि रजत और अनमोल सगे भाई नहीं है। असल में अनमोल तुम्हारे ससुर जी के बड़े भाई का बेटा है, बहुत ही मनुष्य है। अपने माता पिता और छोटी बहन को तो खा गया, अब उसकी नज़र मेरे रजत की खुशियों पर है। बचपन से ही वह रजत से चलता आया है, खुद को जिंदगी में कुछ बन नहीं पाया और मेरे रजत को देखकर जलता है। इशिता सोचने लगी, भाई होकर भाई से इतनी जलन कि उसकी शादी में ही विघ्न डाल दिया। यह ध्यान से अपनी सास की बातें सुन रही थी। सुलक्षणा देवी ने बताया कि अनमोल अनपढ़ है, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। बचपन में हमने कितनी कोशिश की उसे पढ़ाने की, पर उस समय तो उसे खेल कूद से फुर्सत नहीं मिली और अब मेरे बेटे की पढ़ाई लिखाई, नौकरी और तरक्की देखकर चलता रहता है। अनमोल के अनपढ़ होने की बात सुनकर तो जैसे इशिता पर बिजली गिर गई और वह बोली, क्या वह अनपढ़ है? सुलक्षणा देवी बोली, हाँ, तभी तो कह रही हूँ, वह किसी भी तरह से तुम्हारे योग्य नहीं है। पता नहीं तुम्हारे ससुर जी ने यह क्या अनर्थ कर दिया। अरे उससे अच्छा तो वह तुम्हारी शादी घर की किसी नौकर से करवा देते, तब भी मैं तसल्ली से कर लेती। पर तुम चिंता मत करो, मैं उसे उसके बुरे इरादों में कामयाब कभी नहीं होने दूंगी। उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। यह सब जानकर तो इशिता का मन अनमोल के लिए कड़वा हो गया। अभी तक तो वह अपनी परेशानी में इतनी उलझी हुई थी कि अनमोल के बारे में कुछ सोचने का अवसर ही नहीं मिला था उसे। पर अब जो पहला विचार उसके मन में अनमोल के लिए उत्पन्न हुआ वह था नफरत। इशिता बोली, अगर अनमोल इतना ही बुरा है तो फिर आप लोगों ने अपने साथ क्यों रखा हुआ है? सुलक्षणा देवी बोली, अब क्या करे, दुनियादारी की भी सोचनी पड़ती है। जब माँ बाप गुजरे अनमोल बहुत छोटा सा था, अब छोटे बच्चे को इस तरह अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते। फिर इस समय मेरे पास कोई सबूत भी तो नहीं उसके खिलाफ कि ये सब उसी ने किया है। जिस दिन मेरे पास सबूत होगा उस दिन अनमोल इस घर से बाहर होगा, तब तक तुम उससे बचकर रहना। इशिता ने हामी गर्दन हिला दी। सुलक्षणा देवी अपनी चाल चल चुकी थी। उन्होंने इशिता के मन में अनमोल के लिए नफरत का बीज बो दिया था। अब बस जरूरत थी उसे समय समय पर पानी देने की। वह नहीं चाहती थी कि इशिता और अनमोल एक दूसरे के करीब आए। इसका कारण सिर्फ यह नहीं था कि रजत इशिता से प्यार करता है या इशिता उसकी पसंद थी, इसके पीछे उनका अपना स्वार्थ था। क्योंकि अगर अनमोल जैसे अनपढ़ को इशिता जैसी पढ़ी लिखी पत्नी मिल गई तो उनका राजपाट तो जाता रहेगा, रजत वापस लौटे या नहीं। पर इस शादी को उन्होंने किसी भी कीमत पर तोड़ने का फैसला कर लिया था। उसके बाद सुलक्षणा देवी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। रजत को ढूंढने के लिए शहर में उसके दफ्तर और दोस्तों हर जगह उन्होंने पता करवाया, पर कहीं भी उसके बारे में पता नहीं चल रहा था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, इशिता की निराशा भी बढ़ती जा रही थी और अनमोल के लिए उसके मन में नफरत और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। अब तो उसे लगने लगा था कहीं ऐसा तो नहीं उसे पाने के लिए ही अनमोल ने यह सब किया हो, क्योंकि वह सच में बहुत सुंदर थी। कॉलेज में भी उसे चाहने वालों की कमी नहीं थी। अब तो उसे अनमोल के नाम से भी नफरत होने लगी थी। उधर जब अंबाजी को जब पता चला कि अनमोल अनपढ़ है तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया।
पर फिर खुद को दिलासा दिया, अनपढ़ हुआ तो क्या हुआ, तो करोड़ों का मालिक है। उन्होंने सीता को सलाह दी, बेटी जो होना था हो चुका, पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करो। यह तो अच्छी बात है कि वह अनपढ़ है और तू पढ़ी लिखी है, तब उसे दबा कर रखना। इशिता ने माँ को बताया कि मेरी सास रजत को ढूंढ रही है, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवा दी गई है। उन्होंने वादा किया है जैसे ही रजत मिल जाएगा मेरी शादी उससे करवा दी जाएगी। अम्बा जी बोली, यह तो सच में अच्छी बात है, पर मुझे ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि तेरी शादी तो पहले ही रजत के साथ हो रही थी। फिर वह शादी छोड़कर भाग क्यों गया? बिटिया होशियार रहना, ये लोग बहुत चालाक है, खास तौर पर तेरे सास ससुर। पति से तुझे कोई खतरा नहीं, इसे अनपढ़ में कहाँ इतना दिमाग होगा। मुझे यकीन है वह तो सारी उम्र तेरी उंगलियों के इशारे पर नाचेगा। बस तो उसे अपने काबू में कर ले, इसी में सबकी भलाई है। मैं तेरी माँ हूँ, कोई दुश्मन नहीं। यह दिन में सपने देखना छोड़ दे, अपनी सास की बातों में मत आ। जैसा भी है अब वही तेरा पति है। इस सच्चाई को तू जितनी जल्दी स्वीकार कर लेगी उतना ही अच्छा है। अब रजत को भूल जाओ, समय रहते उसे अपना ले। तो उससे प्यार से बात करेगी तो वह तेरी हर बात मानेगा। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर, उसे धोखेबाज रजत को भूल जा, उसके कारण आज ये सब हो रहा है। इशिता बोली, माँ तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो मैं रजत से प्यार करती हूँ। अम्बा जी बोली, यह प्यार व्यार कुछ नहीं होता, प्यार तो रजत भी बहुत करता था। तो तुझसे बता, फिर तुझे छोड़कर क्यों चला गया? रजत तेरा अतीत है और अनमोल तेरा आज। इस सच्चाई को तू जितनी जल्दी स्वीकार कर लेगी उतना ही तेरे लिए और हम सब के लिए अच्छा होगा। अम्बा जी जब भी बेटी से बात करती तो उसे यही समझाती कि वह जल्दी से जल्दी इस शादी को स्वीकार कर ले। देख बेटी, अनमोल में इतना दिमाग नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कोई उसके मन में तेरे प्रति जहर भर दे और फिर तू ना इधर की रह जाए और ना उधर की। रजत तो तुझे छोड़कर जा ही चुका है, कहीं ऐसा ना हो अनमोल भी तुझसे मुंह फेर ले। अब वह तेरा पति है और पति होने के नाते तुझसे कुछ इच्छाएं और अपेक्षाएं रखता है, जिन्हें पूरा करना तेरी जिम्मेदारी है। जब भी माँ उसके साथ ऐसी बातें करती उसका मन अनमोल के प्रति घृणा से भर उठता। माँ हो या सास, दोनों की ही बातें सुनकर उसे अनमोल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता और उसे लगता कि उसकी ज़िंदगी में जो भी कष्ट और दुख है उन सब का कारण केवल यही व्यक्ति है। उसके मन में नफरत और बढ़ती चली गई और 1 महीना होते होते वह भी अनमोल के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करने लगी, जैसा कि उसकी सास सुलक्षणा देवी करती थी। पत्नी होने के नाते उसे अपने पति की सुख दुख में भागीदार होना चाहिए, पर वह तो अनमोल को नौकर से अधिक कुछ नहीं मानती। उसने अपनी शादी को कभी स्वीकार ही नहीं किया। उसके लिए अनमोल सिर्फ एक नौकर है। उधर शायद अनमोल भी इस रिश्ते की परिणति जानता है, इसीलिए कभी पति होने का अधिकार उसने भी इशिता पर जताने की कोशिश नहीं की। पर इशिता की नफरत को वह बखूबी समझता था। भले ही इशिता के कटु वचन उसके हृदय पर कोई छाप नहीं छोड़ते, पर इशिता अनमोल को अपने सामने पाकर असहज हो जाती है। उसके लिए अनमोल किसी बुरे सपने से कम नहीं जिसे वह भूलना चाहती है, पर वह बार बार उसके सामने आकर उसे डरा जाता है। चाहे वह इस शादी को माने या ना माने, पर दुनिया की नज़रों में वह इंसान उसका पति है और वह पत्नी होने का जो फर्ज निभा रही है उसके बारे में सोचकर उसे कभी कभी खुद पर बहुत गुस्सा आता है। अनमोल ने आज तक उससे कुछ ज़्यादा बात नहीं की, ना अच्छी ना ही बुरी। फिर वह उसे देखते ही क्यों अपना आपा खो बैठती है और ना चाहते हुए भी उसके मुंह से उसके खिलाफ अब शब्द निकलने शुरू हो जाते हैं। इस शादी ने उसे क्या से क्या बना दिया। दूसरों का दुख दर्द समझने वाली इशिता आज अपने ही पति का दिल दुखाने का कोई अक्सर नहीं चूकती। अपने ही घर में अनमोल की हैसियत नौकरों जैसी थी, जिसके पास रहने के लिए छोटा सा कमरा था। दिन भर तो वह काम में लगा रहता, कभी खेत खलिहान संभालता तो कभी जानवरों को। रात को भी देर से घर आता। उसे सबके साथ बैठकर खाना खाने की इजाज़त नहीं थी, शायद उसका खाना भी अलग बनता था। घर में नौकरों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसके बिना कोई काम नहीं होता। हर काम के लिए उसे ही पुकारा जाता। सुलक्षणा देवी का व्यवहार उसके प्रति बहुत बुरा था।
पर जमींदार साहब भी कहीं पीछे नहीं थे। उस दिन शादी के समय इशिता ने उनका जो रूप देखा था, यह रूप उसके बिल्कुल विपरीत था। जहां उस समय वह अपने मुंह से अनमोल के लिए बेटा बेटा कहते नहीं थक रहे थे, वही अब बिना गाली उसके साथ बात भी नहीं करते थे। मौका मिलने पर हाथ उठाने से भी उन्हें परहेज नहीं था। और अनमोल, जो देखने में काफ़ी ताकतवर था, किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह यह सब सहन कर जाता। कभी कभी तो इशिता को लगता कि जिसे वह बुरा समझ रही है, वह तो खुद हालातों का सताया हुआ इंसान है। इतना सब होने के बाद भी उसका खामोश रहना इशिता को अच्छा नहीं लगता। उसकी शांत आंखें और लबों की यह खामोशी उसे कभी कभी बहुत चुभती। उसका दिमाग उसे कहता कि अनमोल एक अच्छा इंसान है, वह बुरा हो ही नहीं सकता, पर तभी मन आकर सवाल खड़े कर देता। यह सब उसका दिखावा है, वह अच्छा होने का बस ढोंग कर रहा है। अगर वह इतना ही अच्छा होता तो इस तरह से रजत को गायब क्यों करता। रजत का ख्याल आते ही उसकी नफरत और बढ़ जाती। जब जब उसका दिमाग उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता, मन आकर उसे रास्ता भटका जाता। इशिता दिल और दिमाग के द्वंद्व में फंसी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि अनमोल आखिर है क्या चीज़। दिल जहां उसे अच्छा मानने को तैयार नहीं था, वहीं दिमाग उसे बुरा स्वीकार करना नहीं चाहता था। ऊपर से बार बार अंबाजी उसे इस शादी को स्वीकार करने की और अनमोल को अपनाने की सलाह देती। इन सब बातों से उसका दिमाग सुन्न हो चला था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। आज सुबह से ही घर में बहुत शांति है। सुलक्षणा देवी और जमींदार साहब 4-5 दिन के लिए घर से बाहर गए हैं। वे अपने छोटे बेटे रजत की सलामती के लिए अपने कुल देवता के यहाँ प्रार्थना और भंडारा करने के लिए गए हैं। सुलक्षणा देवी नौकरों को सब समझा कर गई है और इशिता को भी बोल दिया है, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। इशिता देख रही है, आज सुबह से अनमोल कहीं नजर नहीं आ रहा। घर की नौकरानी बार बार उसके कमरे के अंदर बाहर हो रही है। जिज्ञासावश उसने नौकरानी को पास बुलाकर पूछा, क्या हुआ, आज तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? आज तो तुम्हें डांटने वाला घर पर कोई नहीं है, आराम से सब काम कर सकती हो। और आज यह अनमोल भी कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा? उसने उधर उधर नजरें घुमाई। एक बात और, तुम बार बार अनमोल के कमरे में क्यों जा रही हो? नौकरानी उदास स्वर में बोली, बहुरानी, आज अनमोल भैया की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बहुत तेज बुखार है, वह अपने कमरे में है। इशिता थोड़ा घबरा गई और बोली, तो फिर जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। नौकरानी धीरे से बोली, उनके लिए डॉक्टर को नहीं बुलाया जाता। इशिता बोली, तो फिर वह ठीक कैसे होंगे? बस अपने आप धीरे धीरे हो जाएंगे, मुझे स्वर में नौकरानी ने जवाब दिया। इशिता बोली, क्या इस घर में डॉक्टर का आना मना है? नौकरानी बोली, जब रजत भैया बीमार होते हैं तो यहाँ डॉक्टरों की लाइन लग जाती है, पर जब अनमोल भैया बीमार होते हैं तो उन्हें दवाई तक नहीं दिलवाई जाती। इस घर में किसी को उनकी परवाह नहीं। जब अपनी पत्नी को ही उनकी परवाह नहीं तो और भला किसी को क्या होगी? उसने इशिता की तरफ देखते हुए कहा। उसकी नज़रों में दर्द और शिकायत दोनों थी। यह सुनकर इशिता चुप हो गई और बोली, ठीक है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नौकरानी बोली, नहीं बहुरानी, ऐसा गजब मत करना, आप मालकिन का व्यवहार तो देख ही चुकी है। अगर उन्हें पता चल गया कि पीछे से डॉक्टर इस घर में आया था तो घर में बहुत कलेश हो जाएगा। वह आपको भी नहीं छोड़ेगी और अनमोल भैया ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके कारण आप पर कोई मुसीबत आए। यह सुनकर तो इशिता का दिल धक से रह गया। क्या सच में अनमोल उसके बारे में इतना सोचता है? कहीं ना कहीं ये जानकर उसे खुशी हुई कि अनमोल को उसकी परवाह है। वह बोली, इस समय वह यहाँ नहीं है, चिंता मत करो, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। नौकरानी बोली, आप मालकिन को जानती नहीं है, यहाँ उनके बहुत से जासूस है। वह बोला तो उनका एक नंबर का चमचा है, आते ही नमक मिर्च लगाकर उन्हें सब कुछ बता देगा। इशिता ने कुछ देर सोचा और बोली, ठीक है, चलो मैं चलकर देखती हूँ। आज पहली बार वह अनमोल के कमरे के अंदर गई। यह छोटा सा कमरा था जहाँ चारपाई पर अनमोल भी बेसुध पड़ा था। उसने अनमोल का माथा छूकर देखा तो वह बुखार से तप रहा था। इशिता ने घबराकर नौकरानी से कहा, जाओ जल्दी से फ्रिज में से ठंडा पानी लेकर आओ, इनके सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखनी होगी।
नौकरानी जल्दी से फ्रिज से ठंडा पानी ले आई और इशिता वहीं अनमोल के पास बैठ गई और उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखना शुरू कर दिया। बेहोशी में अनमोल माँ और राखी नाम पुकार रहा था। इशिता ने ध्यान से उसके कमरे में देखा। यहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय एक फोटो फ्रेम के जिसमें 2 बड़े और बच्चे थे। अनमोल को बहुत तेज बुखार था। इशिता ने सोचा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अगर डॉक्टर यहाँ नहीं आ सकता तो क्या हुआ, मैं तो बाहर जा सकती हूँ। उसने नौकरानी को बुलाया और उसे समझाया, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, इन्हें दवाई की सख्त ज़रूरत है, तब तक तुम इनके सर पर पट्टियाँ रखती रहना, मैं जल्दी ही दवाई लेकर लौट आऊँगी, तब तक तुम इनका ध्यान रखना। इशिता अपने फैमिली डॉक्टर के पास फ़ोन करके उन्हें सब कुछ बताती है। उसके बाद डॉक्टर की बताई हुई दवाइयाँ वह केमिस्ट से लेकर आती हैं। किसी को इस बारे में कुछ पता ना चले, इसीलिए वे पहले ही जानबूझकर भोला को खेत खलियान संभालने के लिए भेज देती है। पीछे से नौकरानी लगातार अनमोल के सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही थी, जिसके कारण उसका बुखार कुछ कम हो जाता है। जब तक इशिता वापस आती है अनमोल को होश आ जाता है। घर पहुंचकर वह नौकरानी से कहकर अनमोल के लिए खिचड़ी बनवाती है और उसे दवाई दे देती है। अनमोल कुछ नहीं कहता और चुपचाप दवाई खा लेता है। उसके बाद वह उठकर जाने लगता है तो इशिता पूछती है, अब आप कहाँ जा रही हैं? अनमोल कहता है, कुछ जरूरी काम है। इशिता कहती है, सेहत से बढ़कर कुछ जरूरी नहीं होता, आज आपको सिर्फ आराम करना है, यह काम तो कोई और भी कर सकता है। आज इशिता अनमोल को डांट नहीं रही थी, पत्नी होने का हक जता रही थी। पहली बार अनमोल ने उसकी तरफ देखा, दोनों की नज़रें मिली और दोनों चुप हो गए। इशिता ज़्यादा देर तक अनमोल से नज़रें नहीं मिला सकी और उसने नज़रें फेर ली। उसने धीरे से कहा, अब आप आराम कीजिए, मैं जा रही हूँ, सब काम संभाल लूँगी। नौकरानी को मैंने सब समझा दिया है, समय पर अपनी दवाई खा लीजिएगा। आज पहली बार इशिता और अनमोल के बीच कुछ बात हुई थी। पहली बार उसने अनमोल को स्पर्श किया था। आज उसे यह भी पता चला कि अनमोल उसके बारे में कुछ सोचता भी है। पता नहीं क्यों, पर आज इशिता को बहुत अच्छा लग रहा था। अनमोल अब ठीक था और इशिता आज पहली बार इस घर से बाहर जा रही थी, यह जानने के लिए कि अनमोल आखिर दिन भर क्या क्या करता है। इशिता सबसे पहले पशुओं के बाड़े में पहुंची। उसने देखा सभी जानवर कुछ बेचैन लग रहे हैं और तरह तरह की आवाज़ निकाल कर रह रहे हैं। छोटे बड़े कुल मिलाकर 10 पशु थे। उसने वहां काम करने वाले बूढ़े नौकर से पूछा, क्या हुआ, क्या आज इन पशुओं को दाना पानी नहीं दिया गया है, जो ये इतने व्याकुल नजर आ रहे हैं? बूढ़ा बोला, बहुरानी दाना पानी तो दे दिया है, पर आज सुबह से अनमोल बेटा इनसे मिलने नहीं आया, इसीलिए सब इनके लिए परेशान है। जानवर है तो क्या हुआ, प्यार की भाषा यह भी समझते हैं। इशिता को लगा जैसे यह बात उसके लिए कही गई है। बूढ़ा मायूस होकर बोला, जानता हूँ, आज वह बीमार है। इशिता बोली, आपको कैसे पता? कुछ और जरूरी काम भी तो हो सकता है। इशिता नहीं चाहती थी कि बूढ़ा अनमोल के बीमार होने के बारे में जाने, क्या पता यह भी कि उसकी सास का जासूस हो। बूढ़े ने इशिता को की बात दोहराई, जरूरी काम, इस घर में जरूरी काम उसे नहीं दिए जाते, उसके हिस्से में तो सिर्फ नौकरों के काम ही आते हैं। बूढ़े ने बताया, यही तो एक जगह है जहां उसे खुशी मिलती है, यह जानवर ही तो है जो उन्हें सच्चा प्यार करते हैं, इसीलिए यहाँ आना वे कभी नहीं भूलते। इशिता को लगा यह बूढ़ा नौकर अनमोल के बारे में बहुत कुछ जानता है, पर क्या यह भरोसे के लायक है? उसने कुछ नहीं कहा और कुछ देर वहाँ रुकने के बाद वापस घर चली आई। उसने नौकरानी से पूछा, क्या अनमोल ने खाना खा लिया है? नौकरानी ने बताया, जी बहुरानी, भैया ने खाना खा लिया है और दवाई लेकर अब आराम कर रही है। ठीक है, मेरा भी खाना लगा दो। उसने सोचा, अब मुझे भी आराम करना चाहिए, पता नहीं सुबह से किन कामों में उलझी हुई हूँ। नौकरानी ने खाना लगा दिया। इशिता खाना खाने बैठ गई, पर उसके मन में बहुत से सवाल थे। उसने नौकरानी से पूछा, यह अनमोल के कमरे में किन की तस्वीर है और ये राखी कौन है? नौकरानी बोली, कमरे में आपने जिनकी तस्वीर देखी वह आपके सास ससुर है और राखी और कोई नहीं, अनमोल भैया की बड़ी बहन थी। इशिता ने पूछा, क्या हुआ था उनके साथ? नौकरानी ने बताया, उस दिन अनमोल भैया का जन्मदिन था, सभी लोग दर्शन करने मंदिर जा रहे थे। भैया अपनी दादी के साथ थे और बाकी परिवार दूसरी कार में था।
गाड़ी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ और तीनों में से कोई नहीं बचा और इस तरह से अनमोल भैया की दुनिया उजड़ गई। उस समय वह मात्र केवल 6 बरस के थे। बड़ी मालकिन भी बेटे बहू के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकी और 2 बरस बाद वह भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इस तरह से अनमोल भैया बिल्कुल अकेले और अनाथ होकर रह गए। सुनकर इशिता को बहुत अफसोस हुआ। इतने छोटे बच्चे के साथ ये अच्छा नहीं हुआ। आगे नौकरानी बोली। इसके बाद अनमोल भैया की जिंदगी बदल गई और वह अपने ही घर में नौकर बनकर रह गए। इशिता बोली, क्या अनमोल के चाचा और चाची उससे प्यार नहीं करते? नौकरानी बोली, उनका प्यार तो आप अपनी आंखों से देख रही है। हंसना तो छोड़िए, क्या आपने कभी अनमोल भैया को बोलते सुना है? जी के अलावा शायद ही वह कोई शब्द बोलते हो। उनकी हालत तो हम नौकरों से भी ज़्यादा खराब है। इशिता बोली, अपने भाई के बच्चे के लिए इन लोगों के मन में जरा भी दया और प्रेम नहीं। ऐसा कैसे? नौकरानी बोली, शायद अगर सगे होते तो कुछ प्रेम हो सकता था, पर यह अनमोल भैया के सगे चाचा चाची नहीं है। यह एक और झटका था इशिता के लिए। वह सोचने लगी, इस परिवार में आखिर कितने राज दफन हैं जिनके बारे में उसे नहीं पता। अब तो उसकी जिज्ञासा सब कुछ जानकर ही खत्म होगी। वह सोचने लगी, यह लोग कितने बड़े धोखेबाज हैं। यह तो अनमोल के चाचा चाची भी नहीं है। अनमोल के साथ तो इन्होंने धोखा किया है। उसके साथ भी शादी के नाम पर बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पहले अनपढ़ अनमोल से उसकी शादी करवाकर उसकी ज़िंदगी खराब की और अब उसे झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं। जैसे यह धोखेबाज है, ऐसे ही इनका बेटा भी होगा। उसे अपनी सास की कई बातें याद आ रही थी। अनमोल के प्रति हमदर्दी में लिपटी हुई उसकी बातों के अंदर की नफरत, और वह समझ पा रही थी, कौन जाने रजत के गायब होने में इनका ही कोई षड्यंत्र हो। मेरा इस्तेमाल भी तो यह लोग अनमोल को दुख पहुंचाने के लिए ही कर रहे हैं, पर मैं इनके हाथों की कठपुतली नहीं हूँ जो इनके इशारों पर नाचती रहूंगी। अब इशिता के लिए सब कुछ जानना और भी जरूरी हो गया था, ताकि वह अपने भविष्य को लेकर कोई निर्णय कर सके। यहाँ सिर्फ उसकी अपनी ज़िंदगी की बात नहीं हो रही थी। एक मासूम इंसान और भी था जिसकी ज़िंदगी उन्होंने खराब कर दी थी। उसके मन में अनमोल के लिए हमदर्दी पैदा हो चुकी थी। नौकरानी ने आगे बताया कि यह लोग पहले बहुत गरीब थे और अनमोल भैया की दादी के गांव से थे, इसीलिए इनका हवेली पर आना जाना था। और जब यह हादसा हुआ तब हमदर्दी जताने के बहाने वे यही डेरा डालकर बैठ गए। दादी उस समय पूरी तरह से टूट चुकी थी और उन्हें किसी सहारे की सख्त जरूरत थी, पर इनके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। यहाँ आते ही सुलक्षणा देवी ने अनमोल भैया पर माँ की तरह प्यार लुटाना शुरू कर दिया। एक छोटा बच्चा जिसने अभी अभी हादसे में अपने माता पिता को खोया था, इन लोगों की चालाकी नहीं समझ पाया और वह उनके प्यार को सच समझ बैठा। खुद दादी भी इन लोगों पर भरोसा करने की भूल कर बैठी। उसने पोते के चेहरे पर खुशी देखकर उन्होंने इन लोगों को यहीं बसा दिया। धीरे धीरे इन्होंने दादी को अपने विश्वास में लेकर सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया। जब तक दादी जिंदा रही यह लोग अनमोल भैया पर जान देते थे, या फिर सच्चाई यह है कि कम से कम नाटक तो करते थे। पर दादी के जाने के बाद इन लोगों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। अपने ही घर में अनमोल भैया बंदी की तरह थे। ना तो वे किसी से बात कर सकते थे और ना ही कोई उनसे मिल सकता था। इन्होंने उन्हें अपने ही घर में नौकर बना दिया। बचपन से ही अनमोल भैया बहुत मेहनती और होशियार रहे हैं। पढ़ने में उनकी बहुत रुचि थी, पर इन लोगों ने जानबूझकर उन्हें पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि इनको डर था अगर यह पढ़ लिख गया तो उनके हाथ से सब कुछ जाता रहेगा। अनमोल भैया आज अनपढ़ नहीं होते तो उन्हें अनपढ़ जानबूझकर रखा गया। अगर उन्हें सही अवसर मिलता तो पता नहीं आज भैया कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। कौन जाने वह किसी दफ्तर में बड़े बाबू होते या डॉक्टर, पर उनकी प्रतिभा, उनकी खुशियाँ, उनकी आज़ादी सब कुछ उनसे छीन लिया गया। कहते कहते नौकरानी की आंखों में आंसू बह रहे थे, पर जाने से पहले शायद दादी को कुछ सूझ आ गई थी। इसीलिए उन्होंने अपने मरने से पहले एक वसीयत तैयार की और अपना सब कुछ अनमोल भैया के नाम कर दिया। उस वसीयत में साफ साफ लिखा है कि अनमोल भैया ना तो इस संपत्ति को बेच सकते हैं और ना ही किसी को दान दे सकते हैं। अगर उसे कुछ हो जाता है तो यह सारी संपत्ति गांव वालों में बांट दी जाएगी। शायद यही कारण है कि जिसकी वजह से अनमोल भैया
अभी तक जिंदा है, नहीं तो यह लोग कब का उन्हें। यह कहकर नौकरानी चुप हो गई। आज एक नई सच से इशिता का सामना हो रहा था। अपने सास ससुर की असलियत जानकर उसका मन घृणा से भर उठा। सच में इंसान के लालच की कोई सीमा नहीं। लालची इंसान का कुछ भरोसा नहीं, पता नहीं कब क्या कर जाए। नौकरानी ने आगे कहा, जब आप इस घर में आई तो हमें लगा अब अनमोल भैया के जीवन में खुशियाँ आ जाएगी। आप उनके पास कोई तो होगा जिसके साथ वह अपना सुख दुख बांट सके, पर आप भी औरों जैसी ही निकली। आपने भी उन्हें नहीं समझा। एक बार फिर से नौकरानी की आंखें भर आई। इस बार खाते खाते इशिता का हाथ रुक गया। वह बोली, तुम अनमोल के बारे में इतना सब कैसे जानती हो? नौकरानी ने बताया, आज आप जानवरों के बारे में जिस बूढ़े से मिली थी वह मेरे ससुर है और बचपन से उन्होंने ही अनमोल भैया को पाला है। एक वही है जिसके साथ वह अपने सुख दुख बांटते हैं, यहाँ एक वही है जो उन्हें समझते हैं। इशिता बोली, ठीक है, अब तुम भी जा सकती हो। वह अपने कमरे में आ गई। दोपहर हो चुकी थी पर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। यह सब जानने के बाद तो वह और भी ज़्यादा दुखी हो गई थी। वह सोच रही थी, क्या वह अनमोल के साथ सही कर रही है? उसके मन में अनमोल के लिए इतनी नफरत कहाँ से आई? यह सब उसकी सास की देन थी। क्या उसकी माँ ठीक कहती है? उसे इस शादी को अपना लेना चाहिए। क्या अनमोल को एक अवसर भी ना देना उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी? पता नहीं वह क्यों अपनी तुलना अपने सास ससुर के साथ करने लगी, जैसे उन्होंने अनमोल की सारी खुशियाँ छीन ली। वह भी तो ऐसा ही कर रही है उसके साथ, जो भी परिस्थितियाँ रही हो। पर सच्चाई यही है कि आज अनमोल उसका पति है और पत्नी होने के नाते उसे अनमोल को जो खुशियाँ देनी चाहिए थी, क्या वह उसे दे रही है? उसने खुद को आईने में देखा। सच बड़ा दुखद था। ठीक है, उसके साथ धोखा हुआ, पर अनमोल को भी वहाँ कहाँ न्याय मिला? इशिता के मन में सवालों का तूफान खड़ा हो गया, पर जल्दी ही उसने खुद को समझाया, नहीं, मैं अनमोल को कभी अपना पति नहीं मान सकती, क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती। अब सब जानने के बाद यह बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि यह शादी सिर्फ एक नाटक थी। पर जो भी हो, वह अनमोल की सहायता जरूर करेगी, उसे उसका सब कुछ वापस लौटा कर रहेगी। इन लोगों ने जो धोखा उसके साथ किया है, उसकी सज़ा तो इन्हें मिलनी ही चाहिए। उसने फैसला लिया। अभी वह अनमोल के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेगी और उसके बाद आराम से फैसला करेगी। शाम को जब वह कमरे से बाहर आई तो नौकरानी से अनमोल के बारे में पूछा, अब अनमोल की तबीयत कैसी है? नौकरानी ने बताया, अब अनमोल भैया ठीक है और बाहर गए हैं। इशिता समझ गई कि अनमोल कहाँ गया होगा और वह भी वहाँ पहुँच गई। उसका अंदाज़ा बिल्कुल सही था। अनमोल उसे पशुओं के बाड़े में ही मिला। वह उनके साथ कितना खुश था। पहली बार उसने अनमोल को मुस्कुराते हुए देखा। इशिता सोचने लगी, इतना सरल इंसान कभी धोखेबाज हो ही नहीं सकता। मुझसे ज़्यादा समझदार तो यह पशु है, इन्हें मुझसे ज़्यादा अच्छे बुरे की समझ है। जब अनमोल ने उसे वहाँ देखा तो हैरान रह गया और बोला, आप और यहाँ? इशिता बोली, क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? अनमोल धीरे से बोला, आप समझी नहीं, मेरे कहने का यह अर्थ नहीं था। इशिता मुस्कुराते हुए बोली, यह गंभीरता भी अच्छी है, पर क्या किसी ने आपको बताया? आप हंसते हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अनमोल को ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी। आगे वह कुछ नहीं बोला। इशिता बोली, मैं यहाँ आपके लिए ही आई हूँ। आपकी दवाई का समय हो गया है, चलिए घर चलिए। अनमोल बिना किसी विरोध के छोटे बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे चल दिया। इशिता ने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा नौकर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने अपने हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में ऊपर उठा रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रहा हो, भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। इशिता भी उसे देखकर मुस्कुरा दी। वह समझ गई थी, अगर अनमोल के बारे में उसे कोई सही जानकारी दे सकता है तो वह यह बूढ़ा ही है। घर पहुंचकर इशिता ने अनमोल को दवाई दी और कहा, अब आप जाकर आराम कीजिए। अनमोल चुपचाप अपने कमरे में चला गया। इशिता सोचने लगी, सास ससुर के लौटने से पहले उसे अपना काम कर लेना चाहिए। इसीलिए अगले दिन वह सुबह सुबह ही पशुओं के बाड़े में पहुंच गई।
और उसने बूढ़े के साथ ढेर सारी बातें की। आज उसे अनमोल के बारे में छोटी से छोटी जानकारी भी मिल गई। अगले दिन पता चला कि अभी उसके सास ससुर नहीं लौटने वाले, उन्हें कुछ समय और लगने वाला है। इशिता तो खुश हो गई, अब तो यह उसका रोज का नियम बन गया। वह बूढ़े के साथ बैठकर बातें करती और अनमोल वहाँ काम करता रहता। अब तो उसे अनमोल के बारे में सब कुछ पता चल गया था। धीर गंभीर अनमोल उसे अच्छा लगने लगा था। वह भी देख रही थी कि अनमोल जब तक यहाँ रहता खुश रहता, पर घर जाकर फिर से उदासी उसे घेर लेती। उसकी मेहनत और फुर्ती की तो वह कायल हो गई थी। आलस उसे छू तक नहीं गया था। पशुओं के लिए चारा लाना, उसे काटना, सही समय पर उन्हें देना, पानी देना, उनकी साफ सफाई और फिर दूध निकालना, यह सभी काम अनमोल ही करता। एक दिन वह दूध निकल रहा था तो इशिता भी उसके पास आकर बैठ गई और ध्यान से उसे देखने लगी। अनमोल ने पूछा, क्या आपको भी सीखना है? इशिता ने हाँ में गर्दन हिला दी और अनमोल ने कहा, बाबा इन्हें भी दूध धोना सिखा दो। बूढ़ा नौकर ने हंसते हुए कहा, यह मुझसे नहीं तुमसे सीखना चाहती है बेटा। इशिता अनमोल की ओर करीब आ गई और बोली, चलिए बताइए भी कैसे करते हैं। अनमोल ने इशिता के हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और धीरे धीरे उसे दूध धोना सिखाने लगा। इशिता किसी छोटी बच्ची की तरह रोमांचित हो रही थी। उसे ख्याल ही नहीं था कि वह अनमोल के कितना करीब आ गई है। वह यहाँ अनमोल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसे इशिता का अपने इतने करीब आना अच्छा लग रहा था। पहली बार वह उसके इतने करीब था। ना चाहते हुए भी उसका मन इशिता की तरफ झुकता चला जा रहा था। उसके जीवन में यह प्रेम का पहला अनुभव था, यह जानते हुए भी कि इसमें उसे केवल दर्द ही मिलने वाला है। वह खुद को नहीं रोक पा रहा था। इसी बीच बूढ़ा नौकर गाय के बछड़े को वहां ले आया। अनमोल ने दूध की धार गाय के बछड़े के मुंह पर मारी तो इशिता भी बोली, मुझे भी ऐसे ही पीना है। अनमोल ने उसके मुंह में भी दूध की धार मारी तो वे किसी छोटे बच्चे की तरह खुश हो गई और बोली, यह तो बहुत ही मजेदार है। दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगे। जल्दी ही अनमोल ठीक हो गया। अब यह रोज का नियम हो गया। इशिता अनमोल के साथ ही पशुओं के बाड़े में आने लगी और उसकी सहायता करने लगी। उन दोनों के बीच बातें भी होने लगी थी। एक दिन वह चारा लेकर आ रही थी तो गोबर में उसका पैर पड़ा और वह फिसल गई। अनमोल ने बड़ी फुर्ती से उसे अपनी बाहों में थाम लिया। वह अनमोल की बाहों में थी। दोनों की धड़कनें बहुत तेज थी। एक बार फिर उसकी आंखें मिली। इस बार इशिता ने बेरुखी से नहीं, शर्म से अपनी नज़र झुका ली। उसके गुलाबी गाल शर्म से लाल हो गए। क्या यह उनके प्यार की शुरुआत थी? जल्दी ही उसके सास ससुर वापस आने वाले हैं। आगे क्या होने वाला था? क्या सुलोचना जी उन दोनों को साथ बर्दाश्त कर पाएगी? क्या अनमोल की यह खुशी भी उससे छीन ली जाएगी? इन सभी सवालों के उत्तर आपको अगले भाग में मिलेंगे। अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।